नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और आपको सीधे हम बड़ी खबर गुरुग्राम से दिखाने वाले हैं, जहां एक मिस्र की महिला की पुलिस के साथ झड़प हो गई। ये तस्वीरें देखिए। पुलिस के मुताबिक महिला ने टैक्सी ड्राइवर पर चाकू से हमला किया। ये वही महिला है, ये मिस्र की रहने वाली है, इजिप्ट की। पुलिस के साथ महिला ने धक्का मुक्की की, बदसलूकी की। ये महिला खासा गुस्से में नजर आ रही है इन तस्वीरों में। यहां महिला पुलिस भी मौजूद है, लेकिन किस बात पर यह नाराजगी थी टैक्सी ड्राइवर के साथ? क्यों चाकू निकाला इस महिला ने और क्यों पुलिस के साथ हुई झड़प, वो भी गुरुग्राम में? यह सिविल लाइंस रोड के पास की है यह घटना गुरुग्राम में। आपको सुनवाते हैं क्या हुआ। लेडीज के साथ भी क्या हो रहा है वहां पे? ड्राइवर के साथ कोई विवाद हुआ। मिस्र की इस महिला ने अपना चाकू निकाल लिया और उसके बाद जब पुलिस आई तो पुलिस के साथ भी, जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, झड़प हुई, धक्का मुक्की हुई। पुलिस अभी इस मामले की तफ्तीश कर रही है। और बड़ी खबर इस समय आ रही है बेंगलोर से। हिजाब मामले में आज कर्नाटक हाईकोर्ट में इस समय सुनवाई हो रही है, लेकिन कोर्ट के बाहर भी लड़ाई जारी है। कर्नाटक के स्कूल से उठा विवाद तूफान उत्तर प्रदेश में भी उथल पुथल मचा रहा है। अब तो हिजाब पर हिंदू मुसलमान होने लगा है और बयानों के तीर तेजी से चलाए जा रहे हैं। तो अदालत में क्या हो रहा है हम आपको वो भी बताएंगे। कर्नाटक की सड़कों में और स्कूलों में क्या हो रहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। हिजाब की लड़ाई पर कोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन शहर शहर पारा चढ़ा हुआ है। कर्नाटक में स्कूल के दूसरे दिन भी हिजाब पर रोक बनी रही। पहले दिन भी किसी हिजाब पहनकर आने वालों को गेट पर रोका गया। उडुपी, मांड्या से लेकर तुमकुर तक ऐसी ही तस्वीर दिखी। शिमोगा में कुछ छात्राएं हिजाब लगाकर परीक्षा देने पहुंची। विरोध हुआ तो सभी ने परीक्षा छोड़ हिजाब को तरजीह दी। This issue, CFI is involved, and they are doing it for the politics. So it was said by me in the first day only. So it is proving yesterday what they have moved to the court. It is proving that that is a issue. उडुपी के स्कूल से निकला हिजाब विवाद कर्नाटक से बाहर भी फैल गया। आज मध्य प्रदेश के दतिया में कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची तो कोहराम मच गया। खबर मिलते ही हिंदू संगठन के नेता कॉलेज पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। विरोध के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल को हिजाब के खिलाफ आदेश जारी करना पड़ा। उग्र आंदोलन करेंगे। उग्र आंदोलन के साथ अगले दिन से सभी छात्र भगवा वस्त्र धारण करके आएंगे और जो हमारे नागा साधु की बनने की दीक्षा ले चुके हैं छात्र, वो नागा वेश में इधर आएंगे। उसके बाद समाज या प्रशासन हमें उत्तरदायित्व ना ठहराए। हमने उनसे मैंने ऐसे विद्यार्थियों के लिए वो स्पष्ट निर्देश दे दिए, जगह 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 हमने लगवा दिए, तस्पा कर दिए कि कोई भी विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में ही प्रवेश करेगा। हिजाब पहन के नहीं, हाँ, कोई भी इस तरह का लिबास पहन के नहीं आएगा जिसमें हिजाब भी शामिल है। हिजाब विवाद पर कर्नाटक से यूपी तक सियासत गर्म है। बयानों की तीर चल रही हैं। कोई हिजाब को मजहब से जोड़ रहा है तो कोई तहजीब की बातें कर रहा है। हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी तो अब्बा
हम भी पहले बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। I do not find much problem with these women because they are not properly informed. The problem is those people who are instigating it. No, the people who are trying to mount pressure, they are living in 1986. But they are not realizing that lot of water has flown in Jamna, and now the government in Delhi is different. This government, I am sure that this government is not going to buckle down. विवाद इस बात पर है कि क्या शिक्षण संस्थान में धार्मिक वेशभूषा को पहनकर आने की संवैधानिक आजादी है या नहीं। मुस्लिम छात्राओं की तरफ से दायर अर्जी में ये बात उठाई गई। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान छात्राओं की तरफ से दलील दे रहे वकील देवदत्त कामत ने कहा कि हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाला सरकारी आदेश सही नहीं है। सरकारी आदेश के अनुसार हिजाब पहनना अनुच्छेद 25 के तहत नहीं आता है। ये पूरी तरह से गलत है। देवदत्त कामत ने अपनी दलील को मजबूत बनाने के लिए कहा कि मद्रास हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में हिजाब को अनुमति दी है, इसलिए राज्य को भी ये आजादी देनी चाहिए। जिस तरह से सिख छात्रों के लिए पगड़ी की अनुमति भी है, उसी तरह मुस्लिम छात्राएं देश भर में हिजाब पहनती हैं। इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि आखिर कब से संस्थाओं में ये छात्राएं हिजाब पहन रही हैं। इस पर वकील कामत ने कहा कि छात्राएं पिछले 2 सालों से हिजाब पहन रही हैं। इतना ही नहीं, कामत ने हिजाब को धार्मिक एंगल से जोड़कर अपनी दलील भी दी। तो इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या कुरान में इसे इस्लाम का हिस्सा बताया गया है। इस पर कामत ने हिजाब पहनने के पक्ष में कुरान की आयतों का जिक्र करते हुए कहा कि कुरान में महिलाओं को नजर नीची रखने और खुद को पर्दे में रखने को कहा गया है। कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। यही हाल OIC का है। हिजाब विवाद कर्नाटक के स्कूल का है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इसमें अपनी नाक फंसा रहा है। आज तक ब्यूरो। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और यही बात केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कही है। उन्होंने इस्लामिक सहयोग संगठन OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के हिजाब वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नकवी ने कहा है कि हिंदुस्तान में सभी धर्मों को स्वतंत्रता दी जाती है, सभी धर्म के अनुयायी सम्मान के साथ सुखी तरीके से, महफूज और मजबूती से रह रहे हैं। सुनिए सर, अब ये मुद्दा गहराता जा रहा है। OIC जो कि इस्लामिक सहयोग संगठन है, उसकी तरफ से कहा गया कि भारत इसमें मुस्लिम जो हैं उनकी सुरक्षा सुरक्षित करे, साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ को भी लेकर के कहा। पहली बात, हिंदुस्तान में हिजाब की भी इजाजत है और हमारे देश के संविधान और संस्कृति की भी हिफाजत है। हमारा देश जो है वो अगर सह अस्तित्व के साथ चल रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रास्ते पे चल रहा है, तो उसका मुख्य कारण है कि हमारा धर्म ग्रंथ संविधान है। और संविधान जहां एक तरफ हमें अधिकार देता है, वहीं कर्तव्य भी बताता है। और जो लोग हमें ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान दुनिया का अकेला देश होगा जहां पर सभी धर्मों की स्वतंत्रता और सम्मान पूरी तरह से महफूज भी है और मजबूत भी है। उसके अलावा जो है वो ये देश अकेला देश होगा जहां पर कि 6 लाख से ज्यादा इस्लाम को मानने वाले लोगों के धर्मस्थल हैं, जहां पर ये लोग इबादत भी कर रहे हैं, जहां पर और भी जो अपनी चाहे सामाजिक गतिविधियां हो, शैक्षणिक गतिविधियां हो, वहां करते हैं। ये देश अकेला देश है जहां पर कि दुनिया के सभी धर्म के लोग रहते हैं। और जो देश इस पूरे के पूरे जो मुल्क पाकिस्तान जो जुर्म और जुल्म का जंगल हो, वो हमें ज्ञान देता फिरे कि हमें अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उन्होंने क्या किया है? क्या पाकिस्तान की सड़कों पे कोई हिंदू लड़की जय श्री राम का नारा लगा सकती थी? क्या पाकिस्तान की सड़कों पर कोई सिख लड़की वाहे गुरु का खालसा कह सकती थी?
सब कलम कर देते। और आइए अब बात करते हैं पंजाब की, जहां एक बार फिर सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आमने सामने नजर आए। जालंधर की रैली में प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन की वजह से ही वो एक स्थानीय मंदिर में दर्शन नहीं कर पाए। उधर चन्नी का आरोप है कि प्रधानमंत्री की दौरे की वजह से वो होशियारपुर नहीं जा सके। पंजाब विधानसभा चुनाव में अपनी पहली रैली के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालंधर पहुंचे तो महीने भर पहले की यादें ताजा हो गईं, जब फिरोजपुर में उनकी सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था। जालंधर की रैली में पीएम ने फिरोजपुर की घटना का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन एक नए मुद्दे के साथ अलग अंदाज में चन्नी सरकार पर तीखा तंज कसा। आज मेरी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम के बाद देवी जी के चरणों में जाकर के नमन करूं, देवी जी का आशीर्वाद लूं, लेकिन यहां के प्रशासन ने, यहां की पुलिस ने हाथ ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाइए। अब ये हाल है सरकार का यहां। पीएम ने खुलासा किया कि 2014 में चुनाव के दौरान कांग्रेस ने पठानकोट में उनका हेलीकॉप्टर इसलिए रोक दिया क्योंकि राहुल गांधी पंजाब के दूसरे कोने में जा रहे थे। एक दिन हुआ ऐसा कि मुझे पठानकोट आना था और पठानकोट से हेलीकॉप्टर लेके मुझे हिमाचल के दौरे पर जाना था। आप हैरान हो जाएंगे, कांग्रेस के नामदार, उनके युवराज, वो सिंपली एक पार्टी के एमपी थे और कुछ नहीं थे। उस दिन उनका भी अमृतसर के आसपास कहीं कोई कार्यक्रम था। मेरे हवाई जहाज को उड़ने नहीं दिया गया। मुझे पठानकोट पहुंचने में 1-1.5 घंटा देरी हुई। जब पठानकोट पहुंचा तो मेरे हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ने दिया। क्यों? क्योंकि उनके युवराज पंजाब के किसी दूसरे कोने में आने वाले थे। पीएम के इस आरोप से पहले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का एक बयान सामने आया। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम की पंजाब में रैली की वजह से उन्हें होशियारपुर जाने से रोका गया। होशियारपुर में रैली थी। मैंने यहाँ से चंडीगढ़ से 11 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन जब मैं जाकर हेलीकॉप्टर में बैठा, जबकि मेरे पास परमिशन भी थी, वहाँ कर लैंडिंग की भी परमिशन थी, तो इन्होंने मुझे रोक दिया कि जी आप अभी उड़ नहीं सकते, आगे से क्लियरेंस नहीं हो रही है। ये नो फ्लाई जोन। अब मुख्यमंत्री भी अपने आप में मुख्यमंत्री होता है स्टेट का। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ठीक है, उनका भी जहाज उतरने दो, मेरा हेलीकॉप्टर भी उतरने दो। अब मेरे हेलीकॉप्टर को रोका जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। कांग्रेस और बीजेपी को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हैं। जालंधर की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदगी में पीएम मोदी ने यह भी बताया कि पंजाब के सीएम पद से कैप्टन की छुट्टी क्यों हुई। कैप्टन साहब को क्यों हटाया? उन्होंने खुद कहा है कि पंजाब सरकार को हम नहीं चलाते थे। कैप्टन साहब की सरकार को दिल्ली के नेता कह रहे हम नहीं चलाते थे, भारत सरकार चला रही थी। यहां कांग्रेस के नेता आकर के कहते थे कि कैप्टन साहब हमारी नहीं सुनते थे, भारत सरकार और कैप्टन साहब की सरकार मिलकर के पंजाब को आगे बढ़ाना चाहती थी। ये रोड़े अटकाते थे, और जब रोड़े अटकाने की उनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि आखिर उन्होंने कैप्टन साहब को ही विदा कर दिया। पंजाब में 20 फरवरी को चुनाव है। आम आदमी पार्टी की मौजूदगी से इस बार का चुनावी संग्राम कांटे का है। नतीजे
10 मार्च को आएंगे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। जालंधर से परमजीत सिंह और ललित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। हिजाब विवाद के बाद अब बात एक विवादित बयान की। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर तेलंगाना के बीजेपी विधायक राजा सिंह का एक धमकी वाला बयान सामने आया है। राजा सिंह ने कहा है कि जो लोग योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं दे रहे हैं, चुनाव के बाद उन्हें चिन्हित किया जाएगा। ऐसे लोगों को सजा देने के लिए बुलडोजर और जेसीबी मशीनें मंगवा ली गई हैं। गर्मी भी 10 मार्च के बाद शांत करवा देंगे, फिर से शांत करवा देंगे। तो बेटा अगर उत्तर प्रदेश में रहना हो तो योगी योगी कहना होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के तुम लोगों को भागना होगा। पीएम मोदी को भरोसा है कि यूपी में फिर से बीजेपी ही आएगी। भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार फिर से आ रही है, जोर शोर से आ रही है, गाजे बाजे के साथ आ रही है। सीएम योगी को भी पक्का यकीन है कि 10 मार्च के बाद भी उनकी गद्दी सलामत रहेगी। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार फिर से आएगी। लेकिन कल एक बयान ऐसा सामने आया है जिससे लगता है कि पहले 2 चरण के चुनाव में उमड़ी भीड़ से बीजेपी थोड़ी उलझन में है। ये बयान जारी किया है अपने विवादित बयानों के लिए चर्चित तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने। कुछ एरियो में हाईएस्ट पोलिंग हुई है और मैं समझता हूं जो योगी जी के ऑपोजिशन है, जो शत्रु है, जो नहीं चाहते योगी जी को, मैं समझता हूं कि ये लोग भरपूर बाहर निकल के वोटिंग करें। तो उत्तर प्रदेश के मेरे हिंदू भाई बंधुओं से निवेदन है कि अभी दूसरा फेज भी आने वाला है। फर्स्ट सेकंड तो हो गया, तीसरा फेज भी आने वाला है। बाहर निकलो, वोट करो। लेकिन हैदराबाद के गोशा महल विधानसभा सीट से विधायक राजा सिंह ने आगे जो कुछ कहा वो सीधे सीधे धमकी वाली भाषा है। राजा सिंह ने बीजेपी को वोट न करने वाले वोटरों पर एक्शन लेने की धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए योगी का बुलडोजर तैयार है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते उनको मैं कहना चाहूंगा कि योगी जी ने हजारों की संख्या में जेसीपीज बुलडोजर मंगवा लिए हैं, उत्तर प्रदेश की ओर निकल चुके हैं। इलेक्शन के बाद में जो लोग योगी जी को सपोर्ट नहीं करें उन सभी एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और पता है ना जेसीपी और बुलडोजर किसके लिए यूज में आते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के उन गद्दारों को कहना चाहूंगा जो ये चाहते कि फिर से योगी जी मुख्यमंत्री ना बने, तो बेटा अगर उत्तर प्रदेश में रहना हो तो योगी योगी कहना होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के तुम लोगों को भागना होगा। यूपी में 5 चरण के चुनाव बाकी हैं। 10 मार्च नतीजे का दिन है। तो 10 मार्च के बाद किस पर बुलडोजर चलेगा, किसकी गर्मी शांत होगी, यूपी की जनता ही नहीं पूरा देश बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा है। हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। प्रश्न यहां यह है, क्या विश्व एक और महायुद्ध की ओर बढ़ रहा है? जी हां, खतरा मंडरा रहा है। वैसे तो खबर यह है कि रूस ने अपने कुछ जवानों को सीमा से वापस बुला लिया है। वो बेलारूस में एक युद्धाभ्यास के लिए गए थे। ये रूसी जवान यूक्रेन की सीमा से अब अपने बेस पर लौट रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच रूस और यूक्रेन के बीच तनाव जबरदस्त है और कहा तो यह जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे के भी अंदर कुछ हो सकता है। युद्ध की आशंका अभी टली नहीं है। रूस यूक्रेन में युद्ध का काउंटडाउन। आ गई तारीख, 16 फरवरी को बरसेंगे बम।
आसमान में गरजेंगे लड़ाकू विमान। जमीन पर होने वाली है भीषण जंग। आ गया ऑर्डर, रूसी सेना चली बॉर्डर। यूक्रेन को 3 तरफ से पुतिन ने घेरा। टैंक तैयार, सेना तैयार, मिसाइल है रेडी। दुनिया पर मंडराया वर्ल्ड वॉर का खतरा। Aujourd'hui, le président Zelensky est le président d'un pays aux frontières desquels il y a 125 000 soldats russes. Donc, oserais-je dire, ça rend nerveux. बाइडेन ने क्यों दी महायुद्ध की चेतावनी? It's a world war. When Americans and Russians start shooting at one another, we're in a very different world than we've ever been. टेंशन हाई है, आगे युद्ध वाली खाई है। रूस और यूक्रेन में युद्ध तय है। सोलह फरवरी को महायुद्ध का आगाज। आज है 15 फरवरी, यानी प्रश्न यह है, क्या अगले 24 घंटे में रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी इतनी बढ़ जाएगी कि युद्ध हो सकता है? यूक्रेन के राष्ट्रपति के दावों के बावजूद आशंका यही है कि अब युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर रूस क्या युद्ध के लिए तैयार है, या फिर यह छाया युद्ध और तनाव की स्थिति जो पिछले 8 वर्षों से है यही और बढ़ेगी, या फिर महायुद्ध का खतरा अब बढ़ रहा है? पहली तस्वीर, ट्रेन से रूसी सेना के टैंक और तोप यूक्रेन बॉर्डर की तरफ भेजे जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर, तमाम देश युद्ध के खतरों के बीच यूक्रेन में अपने दूतावासों पर ताला लगा रहे हैं। तीसरी तस्वीर, यूक्रेन बॉर्डर पर पुतिन के ऑर्डर पर विध्वंस वाले हथियारों की तैनाती करीब करीब पूरी हो चुकी है। ये हालात हैं रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। आमने सामने सेनाएं हैं, बम बारूद, लड़ाकू विमान सब तैयार हैं। अब तो तारीख भी आ गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि रूस 16 फरवरी से ही हमले कर सकता है। रूस यूक्रेन के बीच जो कुछ चल रहा है उससे वाकई गंभीर हालात के संकेत मिल रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि 16 फरवरी को रूस हमला करेगा। बुधवार का दिन तय हो गया है। खुफिया एजेंसियों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति ने कहा है कि यूक्रेन इस दिन एकता दिवस मनाएगा। खतरा कितना बड़ा है हम आपको रूस और यूक्रेन बॉर्डर की एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए बताएंगे। उससे पहले समझिए कि दुनिया की तरफ क्यों युद्ध का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल जापान ने अपने दूतावास कर्मियों और वहां मौजूद सभी नागरिकों को वापस बुलाने का आदेश दिया है। आदेश में जल्द से जल्द सभी से यूक्रेन छोड़ने को कहा गया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया अपने दूतावास का संचालन बंद कर चुका है। अमेरिका पहले ही अपने ज्यादातर दूतावास कर्मियों और नागरिकों को यूक्रेन से वापस बुला चुका है। भारत ने भी वहां रह रहे नागरिकों और विशेषकर छात्रों से अपील की है कि जरूरी ना हो तो यूक्रेन छोड़ दें। साथ ही यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों को बेवजह वहां ट्रैवल नहीं करने की भी एडवाइजरी जारी की गई है। दुनिया भर में इस दहशत के पीछे यूक्रेन के अंदर से आ रही खबरें
और बॉर्डर पर बदल रहे घटनाक्रम हैं। डर ऐसा है कि हमले की खबर किसी भी वक्त आ सकती है। माना यही जा रहा है कि रूस हमले की तैयारी में है। सेना के टॉप कमांडर्स को पुतिन के फाइनल ऑर्डर का इंतजार है। बड़ी खबर नंबर 1, रूस के 1,30,000 सैनिक यूक्रेन बॉर्डर पर डटे। बड़ी खबर नंबर 2, यूक्रेन बॉर्डर पर पुतिन की सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की तैनाती की। बड़ी खबर नंबर 3, जल, थल और वायु में रूस की सेना का युद्धाभ्यास। बड़ी खबर नंबर 4, अमेरिकी NSC की चेतावनी, युद्ध थोप सकता है रूस। बड़ी खबर नंबर 5, रूस की नौसेना के 4 जंगी बेड़े आर पार को तैयार। बड़ी खबर नंबर 6, सैटेलाइट फोटो से समझिए युद्ध के खतरे का संदेश। यही वजह है कि दुनिया की नजरें इस वक्त यूक्रेन रूस बॉर्डर पर टिक गई हैं। डिफेंस एक्सपर्ट आने वाले दिनों के लिए बड़े खतरे की आशंका जाहिर कर रहे हैं। मौजूदा समय में रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर रखा है और उसके तकरीबन 1.25 लाख सैनिक ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। इसके साथ ही साथ उसके बमवर्षक और उसकी नेवी भी डिप्लॉयमेंट के रूप में आगे आ चुकी है। अब इस युद्ध को अगर यूक्रेन और रूस के बीच में ही हुआ तब तो यह विश्व युद्ध की तरफ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद में यूक्रेन पर रूस का कब्जा या यूक्रेन में अपनी समर्थित सरकार बनाना संभव हो जाएगा। ये सबूत उसी खतरे को लेकर है जो दुनिया भर की सुर्खियां बने हुए हैं। सैटेलाइट तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन बॉर्डर पर किस तरह से रूसी सेना बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर चुकी है। ये तस्वीरें रूस सेना की हैं। आपको यहाँ पर सेना के सैकड़ों टेंट नजर आएंगे, रूसी सेना के टैंक नजर आएंगे, रूसी सेना की सैन्य ताकत नजर आएगी। आपको सैटेलाइट की तस्वीर से समझ में आएगा कि यूक्रेन और रूस बॉर्डर के हालात कितने चिंताजनक हैं। आज सुपर पावर अमेरिका ने यूक्रेन के समर्थन में बयानबाजी करके माहौल को और पेचीदा बना दिया। It's a world war. When Americans and Russians start shooting at one another, we're in a very different world than we've ever been in. ये हालात इस जगह पर आ गए कि दुनिया बदल रही है, पैंडेमिक चल रहा है, इकोनॉमिकली जो है आप समझिए ईस्ट वेस्ट यूरोप जो है जरा कमजोर पड़ गया है, ब्रेक्सिट हो गया है और अमेरिका के राष्ट्रपति भी ये लग रहा है कि एक टर्म के राष्ट्रपति हैं सिर्फ। ऐसी हालात को एक्सप्लॉइट करने के लिए रूस जो है अब प्रेशर डाल रहा है नेटो के ऊपर और ये कह रहा है कि किसी भी हालत में यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं बनने देंगे। अमेरिका का तो अपना इंटरेस्ट है, जो रूस का जो दबदबा है, जो प्रभाव है, जो इन्फ्लुएंस है, वो इतना नहीं बढ़ जाए जिससे कि यूरोप के जो देश हैं उनके संबंध अमेरिका से कम पड़ जाए। लगातार बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भी फोन पर बात की। इससे पहले पुतिन से भी बाइडेन की बातचीत हुई थी, लेकिन रास्ता नहीं निकला। वहीं रूस लगातार यूक्रेन और अमेरिका पर दबाव बढ़ा रहा है। हालांकि उसका दावा यही है कि वो युद्ध नहीं चाहता। रूसी सेना ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर रखा है। बेलारूस, क्रीमिया समेत जॉर्जिया में रूसी सैनिक तैनात हैं। यानी युद्ध की बिसात पिच चुकी है, चाल चली जा रही है। जल्द कोई समाधान नहीं निकला तो युद्ध घोष ज्यादा दूर नहीं। आज तक ब्यूरो। हालांकि बातचीत से बीच का रास्ता निकालने का प्रयास चल रहा है। जर्मनी भी यह प्रयास कर रहा है, फ्रांस भी यह प्रयास कर रहा है, लेकिन अमेरिका की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो खासा
उत्तेजित कर रहे हैं रूस पे लोगों को। रूस और यूक्रेन के बीच ये जो ताजा संकट है, इसे टालने के लिए दुनिया के कई देश प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हालात बदलते दिख नहीं रहे हैं। जर्मनी ने तो मामले को कूटनीतिक तरीके से समाधान निकालने पर बल दिया है। जर्मनी का कहना है कि विवाद बढ़ाने के बजाय इसे खत्म करना चाहिए, क्योंकि खतरे की चपेट में पूरी दुनिया एकाएक आ सकती है। जैसे जैसे यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया के लिए दो फ्रंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। पहला अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर है और दूसरा जंग के मोर्चे पर, यानी युद्ध के बादल दुनिया की इकोनॉमी को बुरे परिणाम की ओर धकेल रहे हैं। कच्चे तेल की कीमत में रिकॉर्ड तोड़ उछाल आया तो दुनिया भर के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। इसका असर भारतीय बाजार में भी देखने को मिला। यहाँ आपको ये समझना जरूरी है कि तनाव बढ़ा तो भारत को दो मोर्चों पर अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। भारत इस समय एक गंभीर राजनीतिक चुनौती से गुजर रहा है, क्योंकि उसको अमेरिका के साथ साथ रूस के साथ अपने संबंधों को संभाल करके रखना है। अमेरिका के रोकने के बावजूद भी भारत ने रूस के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम का समझौता किया और वह सिस्टम का सप्लाई होना भी शुरू हो गया है। और रूस पहले भी, चाहे 1971 की बात रही हो या हर एक मौके पर बात रही हो, हमेशा एक विश्वसनीय दोस्त की तरह खड़ा रहा है। और इस समय भी भारत की कोशिश है कि उसके रूस के साथ संबंध ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। दरअसल रूस लंबे अरसे से भारत का दोस्त है, वहीं अमेरिका क्वाड के जरिए चीन के खिलाफ भारत से दोस्ती मजबूत कर रहा है। यानी अगर मामला बिगड़ा तो भारत को अपना रुख साफ करना होगा। मतलब ये कि भारत रूस के साथ है या फिर अमेरिका के साथ। हालांकि भारत का मौजूदा स्टैंड यही है कि बातचीत के टेबल पर मामले का समाधान निकाला जाए। यूक्रेन को लेकर रशिया और अमेरिका आमने सामने है, विश्व युद्ध तक की बात की जा रही है। आप क्या बताएंगे इस बारे में? नहीं, शांति कायम रहनी चाहिए। बराबर भारत इसी का पक्षधर रहा है। संघर्ष की नौबत नहीं आनी चाहिए। मिल बैठकर बातचीत के द्वारा समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। यही भारत की सोच है। अमन और शांति बनी रहे, यही सब चाहते हैं। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि यूक्रेन के बहाने अमेरिका ने रूस पर निशाना साधा है। यूक्रेन को लेकर तनाव अभी भी जारी है। एक तरफ अमेरिका से बड़े सनसनीखेज खबरें आ रही हैं। पहले कहा कि जल्दी ही पुतिन हमला करने वाला है, फिर कहा कि जो चाइना में विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं, जो 20 तारीख को खत्म होने से पहले ही हमला हो जाएगा। फिर एक और समाचार आता है कि हमला तो बुधवार को हो जाएगा। उधर रशिया बार बार कहता है कि हम हमला नहीं करेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि यूक्रेन में भी कोई ऐसी बड़ी टेंशन नजर नहीं आती कि उन पर हमला होने वाला है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में स्कूल एक बार फिर खुल गए हैं। ऐसे में 2 साल के बाद स्कूल लौटे छोटे बच्चों के लिए नए माहौल में खुद को ढालना एक बड़ी चुनौती है। साथ ही जिन बच्चों ने केवल ऑनलाइन पढ़ाई की है, उनके लिए तो पहली बार स्कूल आकर पढ़ाई शुरू करना भी एक नया और अनुपम अनुभव है। सोमवार से देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में हर क्लास के बच्चों के लिए स्कूल खुल गए। करीब 2 साल बाद स्कूल पहुंच बच्चों के लिए अब ऑनलाइन मोड से ऑफलाइन मोड में आना सबसे बड़ी परीक्षा है। हम लोगों को इतने दिन बाद स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग के फ्रेंड्स भी आ रहे हैं। क्योंकि मेरे
फ्रेंड्स भी स्कूल में और हमें और अच्छा सीखने को मिलेगा। ऑनलाइन क्लासेस चलती थी घर में, उसमें तो कोई डिस्टर्ब करने आ जाता था कभी भी, और अभी मैं स्कूल में आ रहा हूँ तो अभी मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा, टीचरों से मिलूंगा, आज मजे करूंगा। छोटे बच्चों का स्कूल में मन तभी लगेगा जब उनके टीचर और स्कूल मैनेजमेंट इस बदलाव के लिए उनका भरोसा जीतेगा। शिक्षकों का इंतजार खत्म हुआ और बच्चों का उत्साह शुरू हुआ, और इसी मनोबल के साथ हम बच्चों को कोशिश करेंगे कि 2 साल की भरपाई किसी तरह कर सके। वैसे संभव है नहीं, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य और ये कोरोना के नियमों का पालन करते हुए बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का हम प्रयास करेंगे। छोटे बच्चों के लिए जहां स्कूल के साथ ताल बिठाने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो वहीं सबसे ज्यादा चिंतित उन बच्चों के माँ बाप हैं जिनके बच्चे नर्सरी और केजी ऑनलाइन मोड में ही कर चुके हैं। ये बच्चे पहली बार स्कूल जा रहे हैं और इनके माँ बाप ही स्कूल खोलने की सबसे ज्यादा वकालत कर रहे थे। अभी रिसेंटली एक सर्वे भी आया था जिसमें यह बताया गया था कि पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल में जाएं, क्योंकि हम सब लोग जो एजुकेशनिस्ट हैं और पेरेंट्स हैं ये फील कर रहे हैं कि जो लर्निंग गैप्स बच्चों के बीच में हो गए हैं कोरोना के कारण, जो 2 साल से रेगुलर स्कूल नहीं हो पाया है, चाहे ऑनलाइन क्लास तो हुई लेकिन जो लर्निंग गैप्स हुए हैं उसकी भरपाई सिर्फ स्कूल में आने से ही हो पा सकती है। जिम्स खोल दिया, मॉल्स खोल दिया, सिनेमा हॉल्स तक खोल दिए, और बच्चों की पढ़ाई के लिए हम स्कूल नहीं खोलेंगे, उसका लॉजिक नहीं है। जो इतना छोटा बच्चा स्कूल में सीखता है ना, वो घर पे हो ही नहीं सकता। जो पूरा एनवायरनमेंट स्कूल में प्रोवाइड होता है कि मतलब प्लेग्राउंड है, बहुत सारे बच्चे हैं, खेल कूद है, वो सब अब रोज हम घर में कैसे करवाएं। सबसे छोटे बच्चों को स्कूल में होना चाहिए सबसे पहले। ये बिल्कुल गलत है कि 10वीं 11वीं 12वीं को हम प्रायोरिटाइज करें और बोले कि उनका एग्जाम आने वाला है, उनको जाने दो। छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है। जानकारों का मानना है कि बच्चों को स्कूल में आने पर तनाव तो होगा, लेकिन स्कूल के साथ माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि वो स्ट्रेस से बच्चों को बचा कर रखें। सबसे ज़रूरी है एक्सेप्ट करना कि स्ट्रेस है, और अगर मैं एंग्शियस हो रही हूँ या हो रहा हूँ तो मुझे एक थोड़ा स्पेस लेना चाहिए, मुझे एक ब्रेक लेनी चाहिए। और दूसरा, आपको अपने बच्चों से जितना हो सके साथ रह के, इन्वॉल्व होके एक क्रिएटिव एक्टिविटी कुछ घर में एक्सपीरियंस लेना चाहिए, जिससे खुशी और माहौल में रहनी चाहिए। इस बदलाव को स्वीकारने में बच्चों की मदद करने के साथ ही कोरोना के संक्रमण से बचाकर रखना भी स्कूलों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। आज तक ब्यूरो। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।